तो आज हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? मूलर। आज हम पढ़ेंगे कुछ तो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे पता नहीं, बट पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे आज। आज करते गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया कि गैमेट्स जो है, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता, वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल गैमेट का। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो सबसे पहले बनता है शरीर के अंदर, और उसके बाद फिर इट टेक 74 to 75 days टू बिकम अ स्पर्मेटोजोआ, एंड स्पर्मेटोजोआ इज़ ऑल्सो नोन एज स्पर्म्स। तो सेम है, लेकिन फिर यहाँ पर लिखा है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड 21 से 22 दिन में बनता है स्पर्मेटोजोआ। तो ये भी बन रहा है स्पर्मेटोजोआ, ये भी बन रहा है स्पर्मेटोजोआ, सेम। एक सेकंड। तो ये सेम है, बट यहाँ अलग अलग दिख रहा है। तो अरे यार, तो सेम बट डिफरेंट, ऐसा कैसे? ये सेम है बट डिफरेंट कैसे? तो इसका रीज़न ये है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो सबसे पहले बनता है और ये सबसे लास्ट में बनता है, और दोनों के बीच में 74 to 75 डेज़ है। लेकिन ये जो 20 से 22 दिन है ना, ये इसी के बीच में ही है यहाँ पर। मतलब अब सोचो 74 दिन में से अगर 20 दिन माइनस किया तो 54, तो 54th डे में स्पर्मेटिव बनता है, और फिर यहाँ से स्पर्मेटिड बन के फिर स्पर्मेटोजोआ होता है जो यहाँ दिखाया है। लेकिन इस चीज़ को अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये एमसीक्यू है, और मोस्टली एमसीक्यूज़ में स्पर्मेटिड के बारे में पूछते हैं। तो क्यों पूछते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर स्पर्मिएशन। ये स्पर्मिएशन जो है, स्पर्मिएशन वर्ड का मतलब हो गया रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो अब सर्टोली सेल क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इतना बड़ा चैप्टर क्यों लिखा हुआ है फिर। इन द टेस्टिस एल एच जैसे पता है, जैसे हमने ये मेंस्ट्रुएशन में जैसे है कि एल एच जो है वो पिट्यूटरी से बनता है, तो यहाँ पर भी लड़कों में भी पिट्यूटरी से ही बनेगा। तो एल एच जो पिट्यूटरी से बनता है वो एल एच आके लेडिक सेल में काम करता है, और फिर लेडिक सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। वो टेस्टोस्टेरोन फिर वो ये वॉइस और वो बियर्ड वगैरह सब चीज़ों के लिए होता है टेस्टोस्टेरोन। फिर ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो अलोंग विथ एफएसएच, जैसे लड़कों में भी एलएच और एफएसएच होता है, लड़कियों में भी एलएच और एफएसएच होता है। तो जो ये टेस्टोस्टेरोन बना, ये टेस्टोस्टेरोन एफएसएच के साथ एक्ट करता है सर्टोली सेल्स में। सर्टोली सेल्स कहाँ होता है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लाइनिंग में होता है, और फिर ये सर्टोली सेल्स जो है वो स्पर्मेटोसाइड बनाते हैं। स्पर्मेटोजोआ नहीं, स्पर्मेटोजोआ लास्ट है, स्पर्मेटोसाइड बनाते हैं। फिर अब ये स्पर्मेटोसाइड से फिर स्पर्मेटिड बनता है कि क्या बनता है वो सब आगे लिखा हुआ है, तो आगे पढ़ते हैं। बट यहाँ पर ये चीज़ एक दिमाग में रखो कि लेडिक सेल हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन बनाने में, फिर टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच मिलकर सर्टोली सेल में जाता है स्पर्मेटोसाइट, मतलब उसके बाद फिर जो भी स्पर्म बनता है, ठीक है। और ये चीज़ अब इसको ना इंटीग्रेट करते हैं हम नॉर्मल फीमेल के साथ। तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में पहले एफएसएच होता है, वो फिर ईस्ट्रोजन बनाता है, वो फिर जाके एफएसएच को माइनस करता है, नेगेटिव देता है और एलएच बनाता है, वो फिर प्रोजेस्टेरोन बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लेडिक सेल पहले आ रहा है, वहाँ एफएसएच पहले आता था। लड़कियों में क्या हो रहा है, लड़कियों में एफएसएच पहले आता है, लेकिन लड़कों में एलएच पहले आ रहा है। उसके बाद फिर एलएच टेस्टोस्टेरोन बना रहा है, वो टेस्टोस्टेरोन एफएसएच में जाकर फिर स्पर्मेटिड बना रहा है। लेकिन लड़कियों में वो टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन वो कहाँ से बनता है, टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो एंड्रोजन से ही बनता है। अब याद करो, ये एंड्रोजन वाला मैटर यहाँ पर भी था, वो थेका ल्यूटिन सिस्ट एंड्रोजन बनाता है जो ईस्ट्रोजन बनाता था, फिर ईस्ट्रोजन बन के जो भी है मैटर। तो ये चीज़ जो है ना, थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके रखो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछेगा कोई पता नहीं है। बट इतना तो समझ में आ गया कि लड़कों में लेडिक पहले, लड़कियों में एफएसएच पहले। उसके बाद स्पर्म का पाथवे, स्पर्म का रास्ता।
तो टेस्टिस जो होता है, नॉर्मल टेस्टिस होता है, ऑब्वियसली टेस्टिस होता है, टेस्टिस से फिर जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या जाता है, तो स्पर्म, स्पर्म नहीं मतलब स्पर्म का जो भी जो प्रेडिसर्स है, जो भी मतलब इनएक्टिव फॉर्म है, जो भी चीज़ है वो चीज़ का यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो चीज़ टेस्टिस में बनता है, वो चीज़ का यहाँ तो लिखा ही है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया SG। वो फिर जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि सर्टोली सेल जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, जो स्पर्मेटोसाइड बनाता है, ठीक है। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस में जाता है, रेटी टेस्टिस में जाने के बाद एपिडिडाइमिस में जाता है, जहाँ पर स्पर्म स्टोर होते हैं। ओके, यहाँ लिखा है स्पर्म, मतलब कि इस मोमेंट तक यहाँ पर जो भी प्रोसेस है स्पर्म के बनने का वो हो चुका है, मतलब 75 डेज़ वाला जो मैटर था जो यहाँ लिखा है वो वाला मैटर इसी इसी रास्ते में ही हो गया है, तभी वो यहाँ स्पर्म लिखा है, मतलब एपिडिडाइमिस में एकदम फुल्ली नॉट मैच्योर बट बनाया जो भी उसका जो DNA वीएनए का जो मैटर है वो सब कंप्लीट होके अब यहाँ एपिडिडाइमिस में स्टोर हुआ है। क्यों स्टोर हुआ है, स्टोर होने का रीज़न ये है कि यहाँ पर 2 से 6 दिन तक वो मोटिलिटी अटेंड करेगा, मतलब कि यहाँ पर उसको वो जो कैसा होता है, ऐसा टाइप का होता है ना, तो वो फ्लैजेला वाला जो मोटिलिटी है वो यहाँ पर अटेंड करेगा। ओके, उसके बाद फिर हो जाएगा वास्ट डिफरेंस में, वास्ट डिफरेंस में मोर मोटाइल स्पर्म्स जाके जमा होगा, जमा होने के बाद यहाँ पर वो रहता है वास्ट डिफरेंस में ना, वो रहता है। उसके बाद फिर जब भी वो इजाकुलेशन वाला मैटर होगा, जब भी चीज़ें होंगी एक लड़का लड़की के बीच में जो भी चीज़ है, तो वो होने के बाद फिर इजाकुलेटरी डक्ट से, यूरेथ्रा से होते हुए, पेनिस से होते हुए नॉर्मल बाहर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ क्या समझ में आया कि स्पर्म का जो लास्ट ये है, क्या बोलते हैं, लास्ट स्टॉप है जहाँ पर वो वेट करता है, वो ये है वास्ट डिफरेंस। तो ये MCQ है एक्चुअली, इसलिए मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, वास्ट डिफरेंस ये क्वेश्चन आता है, ये MCQ है, कहाँ पर मोटिलिटी मिलता है। और यहाँ पर एक और MCQ है कि कहाँ पर वो मतलब क्वेश्चन एक आया था कि स्पर्म का जो लास्ट स्टेज है, मतलब कि सब कुछ उसका जेनेटिक जो भी कोडिंग वोडिंग जो भी चीज़ है वो सब होके फाइनल कहाँ पर वो रुकता है, तो उसका आंसर वास्ट डिफरेंस नहीं है, उसका आंसर एपिडिडाइमिस है, क्योंकि मैंने वास्ट डिफरेंस मारा था और मेरा गलत हुआ था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, याद रखना कि स्पर्म का जो कैसे कुछ तो क्वेश्चन था कि स्पर्म का मतलब स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड, वो सब फालतूगिरी नहीं, स्पर्म बन गया, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी DNA वीएनए का जो सीन है वो सब होने के बाद कहाँ रुकता है, तो एपिडिडाइमिस। लेकिन स्पर्म कंप्लीट होके कहाँ रुकता है कि अब यहाँ से सीधा लड़ने के लिए निकल जाएंगे बाहर, आक्रमण करने, तो वो वास्ट डिफरेंस है। तो वो क्वेश्चन पढ़ के वर्डिंग समझना कि क्या पूछ रहा है एक्चुअल में। उसके बाद फिर स्पर्म जो होता है, स्पर्म नहीं, वो क्या बोलते हैं, स्पर्म ही ना, जो भी है, हाँ स्पर्म ही ना, उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम था रे, क्या तो नाम था, मतलब उसमें जो वो एल्कलाइन और फ्रुक्टोज और वो सब चीज़ें जो वो लिक्विड फॉर्म में जो होता है, क्योंकि स्पर्म क्या है, वो तो एक सेल है, लेकिन वो जो भी और बाकी चीज़ों के साथ मिलाकर जो होता है वो एल्कलाइन सिक्रीशन होता है, वो एल्कलाइन होता है। और वो एल्कलाइन क्यों होता है, क्योंकि जो सेमिनल वेसाइकल है वो सिक्रीट करता है, और एसिडिक सिक्रीशन होता है प्रोस्टेट से। लेकिन अब एल्कलाइन जो है ना, सोचो कि ये एल्कलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एसिडिक, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कलाइन होगा। और एल्कलाइन होने का रीज़न क्या है, सो दैट काउंटरएक्ट वेजिनल एसिडिटी। और ये वेजिनल एसिडिटी जो है वो मेनोपॉज में पड़ा हुआ है। मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन का काम क्या है, तो ईस्ट्रोजन का काम है pH को मेंटेन करना वजाइना का, जो कि काइंड ऑफ लिटिल एसिडिक के तरफ रहता है। और इसका क्या था, कौन सा एक सेल था, लैक्टोबैसिलस, हाँ लैक्टोबैसिलस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वगैरह वगैरह। तो मेनोपॉज में जब ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो वो कुछ तो था, भूल गया, कुछ तो था, होता है। ओके, ये फ़ोटो है, फ़ोटो छोड़ो, ये भी फ़ोटो है, तो ये टेस्टिस का फ़ोटो है। तो यहाँ पर ना एक चीज़ दिखा था, एक चीज़ यहाँ पर, हाँ ये देखो, सेमिनिफेरस ट्यूबरकल जो है वो 70% ऑफ टेस्टिस का एरिया लेता है। तो कैसे, ये देखो, ये दिख रहा है, ये यहाँ से ऐसा मतलब मैक्सिमम एरिया जो है अगर देखा जाए तो 70% एरिया ये कौन ले रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ले रहा है।
और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही होते हैं सर्टोली सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लाइनिंग करते हैं। तो ये रहा, ये सर्टोली सेल ये लाइन कर रहा है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लाइन करता है। तो ये जो सारे मैटर है ना, ये नीचे लिखा हुआ है, रुको बताता। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है, हाँ। यहाँ पर एक ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है जो सर्टोली सेल जो है, सर्टोली सेल्स वो ब्लड टेस्टिस बैरियर में भी काम आता है। तो ये एक एमसीक्यू है कि बीटीबी बैंक नहीं, बीटीबी जो है वो किसके द्वारा होता है, सर्टोली सेल द्वारा, लेडिक सेल द्वारा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल द्वारा। तो सर्टोली सेल है आंसर उसका। ये एक ही बार आया था ये इसमें नॉर्मल एमसीक्यू में मेरे को मिला था। ओके, अब इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये प्रैक्टिस था मेरा इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था स्पर्मेटोगोनिया, ओके, तो वही चीज़ लिखा है। स्पर्मेटोगोनिया जो है ये नॉर्मल टेस्टिस के अंदर होते हैं, बनते नॉर्मली बनते, ओके फाइन। क्योंकि ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ को फिर हम लोग फीमेल के साथ ये करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसमें देखना कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है, स्पर्मेटोगोनिया वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। फिर यहाँ पर होता है मियोसिस 1। एक चीज़ याद रखना, याद नहीं पता ही होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में, कि मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस की तरह होता है। मतलब अगर नहीं पता तो सुन लो। मियोसिस 1 में ना, मियोसिस 1 में ये 1 वाला पार्ट जो है इसको ध्यान से सुनना, इसमें जो डिप्लॉइड होते हैं ना वो हैप्लॉइड बन जाते हैं, मतलब हाफ हाफ हो जाता है उनका जो भी जेनेटिक फार्मूला है ना, वो टूट के हाफ हाफ हो जाते हैं, सिंगल सिंगल। लेकिन जब ये हाफ हाफ होते तो मियोसिस 1 के बाद ही मियोसिस 2 होगा, ये याद रखना। ऐसा नहीं है कि सीधा का सीधा मियोसिस 2 कहीं नहीं होता, मियोसिस 1 होगा पहले किसी भी सेल में, उसके बाद ही मियोसिस 2 होगा। तो जब मियोसिस 2 होता है ना, मियोसिस 2 में ऑलरेडी वो एन है, तो ये एन फिर n/2 नहीं होता, हाफ नहीं होता। अब मियोसिस 2 में क्या होता है, वो एन जो है वो सीधा एकदम कॉपी पेस्ट एक और एन बना देता है। जैसे कि माइटोसिस में क्या होता था, माइटोसिस में याद है एक डॉटर सेल बनता था, मदर सेल बनता था, लेकिन दोनों का जो जेनेटिक फार्मूला सेम होता था। तो वही है, मियोसिस 2 और माइटोसिस सेम है, मतलब उसमें डिवीजन नहीं होते, उसमें सीधा का सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो अब यहाँ पर जैसे मियोसिस 1 लिखा है, मतलब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना वो नॉर्मल 2 है ना, और यहाँ दिख भी रहा है, ये देखो ना, 1 2 रेड और ब्लू। अब इसमें क्या हो गया, टूट गया, टूट के क्या हो गया कि ये नॉर्मल जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। यहाँ पर ये गलत दिया है, ये एक और होगा, ये साइड वाला फोटो डाल दिया इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर होगा, ये गलत था वो, ओके। अब उसके बाद फिर यहाँ पर मियोसिस 2 हुआ, और ये भी सेकेंडरी है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फीमेल वाले में थोड़ा सा चेंजेस है। अब मियोसिस 2 जो है, मियोसिस 2 मतलब क्या होगा, एन जो है वो नॉर्मली एन ही बनेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसमें ये क्या बन गया, स्पर्मेटिड बन गया, स्पर्मेटिड। फिर ये और आगे बढ़ के स्पर्म बन गया, जिसको अपन सेम अरे यार, हाँ, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, जो वहाँ ऊपर लिखा था। तो ये स्पर्म का समझ में आया ना, स्पर्म का एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म बनते हैं। ये 1 से ये 4 बने, तो सोचो 1 से 4, 2 से 8, 3 से 12, कितना ज़्यादा होता होगा। तो अब वही चीज़ यहाँ लिखा है कि एक स्पर्मेटोगोनिया जो है वो 4 स्पर्म बनाता है, और स्पर्मेटोजोआ मतलब वही है, स्पर्म है, ओके। फ्रॉम स्पर्मेटिड इंक्लूड कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, ये वाला जो सेक्शन है ना दिख रहा है, ये स्पर्मेटिड से स्पर्म। यहाँ पर कितना लिखा था, 20 लिखा था ना, भूल गया। 21 से 22 दिन यहाँ लगता है। तो ये चीज़ पूछा जाता है, तो इसमें क्या लिखा है कि स्पर्मेटोजोआ वही स्पर्मेटिड में ये जो 21 से 22 दिन वाला जो पीरियड है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है, फॉर्मेशन ऑफ टेल होता है, फॉर्मेशन ऑफ टेल अगर होता है, मोटिलिटी मिलता है, फिर एक्रोसोमल कैप मिलता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पर ये स्पर्म को टेल मिल रहा है, तो अभी थोड़ा सा एक चीज़ पूछता, मतलब कि टेक्निकली स्पर्मेटिड जो है उसका जो डीएनए वाला मैटर है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म के बीच में डीएनए का कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, डीएनए उतना ही सेम रहने वाला है। तो अब ये स्पर्मेटिड फिर कहाँ गया,
ये स्पर्मेटिव जाता होगा एपिडिडाइमिस में। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ टेल, और एपिडिडाइमिस का हमने पढ़ा था कि ये मोटिलिटी देता है। मतलब कि अब हमको एक समझ में आ गया कि क्वेश्चन में अगर पूछे कि स्पर्मेटिड कहाँ फाइनल बनता है, मतलब पहुँचता है, तो एपिडिडाइमिस। लेकिन फिर जब एपिडिडाइमिस से जब उसको टेल, टूल, मोटिलिटी, एक्रोमल कैप ये सब मिल गया, तो फिर वो वास्ट डिफरेंस में जाता है और यहाँ पर वो नॉर्मल रेडी हो जाता है फॉर बैटल। उसके बाद अब oogenesis फीमेल, ठीक है। oogenesis में क्या है कि oogenesis में नीचे लिखा है सब चीज़, नीचे यहाँ पर सब लिखा है, बट स्टिल मैं यहाँ पर एक बार फिर भी समझा देता। ये जो सेल फॉर्मेशन है ना, ये जैसे स्पर्म में हम लोग ने देखा था ना कि एक स्पर्मेटोगोनिया होता है जो कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है, फिर वो धीरे धीरे जाके फिर 4 स्पर्म्स बनते हैं। यहाँ पर ये मैटर नहीं है। यहाँ पर ये जो बन रहा है ना, ये जो सेल बन रहा है ना, ये एम्ब्रायो के टाइम पे ही बन जाता है। एम्ब्रायो के टाइम पे ही बन जाता है। जब वो बच्चा, जो छोटा सा बच्चा होता है ना, बच्ची जो माँ के पेट में रहती है, तो उस टाइम पे ये सेल बनता है। और ये सेल फिर बनने के बाद फिर ये प्राइमरी oocyte बनता है। और प्राइमरी oocyte, ये सेल जो है, सेल से लेकर प्राइमरी oocyte, ये प्यूबर्टी तक धीरे धीरे बनता है, डिस्ट्रॉय होता है हो के। यहाँ पर जो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था कि कुछ तो 2 से 3 लाख रहता है प्राइमरी oocyte। फिर हर महीने 1000 होते हैं, 1000 में से एक निकलता है, ठीक है। तो वो जो एक निकलता है वो ये मैटर है। तो 1000 प्राइमरी oocyte होते हैं। वो फिर धीरे धीरे फिर 6 से 8 एंट्रम बनते हैं। उस 6 से 8 एंट्रम में से फिर एक एंट्रम जो है वो बड़ा होता है, बाकी सब एंट्रम जो है वो थीका ल्यूटिन सीड्स बनाते हैं जो फिर एंड्रोजन देता है वगैरह वगैरह, वो सब तो ठीक है। बट वो मैं समझ जाऊँ कि ये चीज़ जो है, जैसे टेस्टिस में क्या था, जैसे मेल में क्या था कि टेस्टिस में बन रहा है, पैदा होने के बाद भी बन रहा है, बूढ़ा होने के बाद भी बन रहा है। बट ये जो है फीमेल में एक बार जो एम्ब्रायो के टाइम पे बन गया, पैदा होने के बाद और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनने वाला, भूल जाओ। और पैदा होने के बाद फिर पैदा होने से लेकर प्यूबर्टी अटेंड करते तक जब वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। और फिर ये प्राइमरी oocyte फिर धीरे धीरे फिर हर महीने जो भी है 1000 होता है। फिर क्या होता कि जैसे ही प्राइमरी oocyte जो है, जब ये वाला सीन, यहाँ पर ये वाला सीन समझो, आगे भी लिखा है बट अभी समझा दे रहा, आगे सीधा रीड कर दूंगा मैं, ठीक है। ये जो है प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte कहाँ होता है? ये ओवम जो है, ओवम नहीं सॉरी ओवरी, ओवरी से वो अपना फॉलिकल बनता है। फॉलिकल में ये एंट्रम्स होते हैं। एंट्रम होने के बाद उसमें के बाद क्या होता है, एक एंट्रम जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। और फिर ये नॉर्मली बाकी एंट्रम्स होते हैं। उसके बाद फिर ये ईस्ट्रोजन बनाता है। ये ईस्ट्रोजन फिर LH सर्च करता है। और उसके बाद अब ये वाला बात सुनो। जैसे कि हमने पढ़ा था कि LH जो है रिलीज़ होने से 36 to 48 नहीं सॉरी 24, LH जो है वो 24 से 36 आवर्स लेता है। उसके बाद फिर ओवरी नहीं, उसके बाद फिर ये फॉलिकल रप्चर करके ओवम निकालता है, राइट। अब ये हमने नॉर्मल पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जब ये LH 24 से 36 आवर्स तक इस पीरियड में जब वो एक फॉलिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है, जब वो इस मोमेंट पर उस पर एक्ट कर रहा है, इस टाइम पे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, मियोसिस 1, ये प्रोफेज 1 में ये रहता है, रेस्ट्रिक्टेड रहता है। और जैसे ही ये अब फॉलिकल में जब ये LH आके एक्ट कर रहा है और ये वाला जो टाइम पीरियड चल रहा है, अभी क्लॉक इज टिकिंग, टिक 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 टिक, इस मोमेंट पे ये प्रोफेज 1 जो रिस्ट्रिक्टेड था वो उसका रिस्ट्रिक्शन हट जाता है। और हटने के बाद फिर ये जो प्राइमरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte एज वेल एज फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट करता है। और कन्वर्ट करने के बाद जैसे ही ये जो फॉलिकल है, ये फॉलिकल जैसे ही फूटता है, रप्चर करता है, यहाँ से 2 चीज़ें निकलती है। एक सेकेंडरी oocyte निकलता है और एक प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी निकलता है।
लेकिन हमको फ़ोटो में हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पर ओवम निकलता है, इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट पोलर बॉडी का जो फेट है वो ये है कि ये किसी काम का नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला, मतलब ये गया, ये कुछ किसी काम का नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को ना लिखते नहीं हैं कभी, ये चीज़ को हम लोग हमेशा छोड़ देते हैं। बट ये याद रखना कि जब भी एक फॉलिकल रप्चर करता है तो फॉलिकल रप्चर करते टाइम ओवम नहीं निकलता बल्कि सेकेंडरी oocyte निकलता है, एज वेल एज एक प्राइमरी बोल रहा, फर्स्ट पोलर बॉडी भी निकलता है, लेकिन ये डिजेनरेट हो जाता था, छोड़ दो उसको। हम्म हम्म उसके बाद फिर ये जो है, ये जो मैटर है ये, ठीक है, ये चीज़ जो है वो ये चीज़ है, ये चीज़ जो है ये सेकेंडरी oocyte वो ये है, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद क्या होता है, नॉर्मली हमको पता है कि जो कॉर्पस लूटियम बनता है ना, ये कॉर्पस लूटियम बनेगा और ये वाला जो है ये कितना 2 से 3 दिन तक वेट करेगा फर्टिलाइज होने के लिए। तो अब जब तक वो फर्टिलाइज अगर नहीं हुआ 2 से 3 दिन में तो ये फिर डीजेनरेट हो जाता है, फिर कॉर्पस लूटियम भी 9 से 10 दिन में डीजेनरेट हो जाता है। और कॉर्पस लूटियम तब तक प्रोजेस्टेरोन छोड़ता है, जो भी है वो सिक्रेटरी विक्रेटरी होता है, एंडोमेट्रियम, वो अलग बात है, ठीक है। बट अगर ये 2 से 3 दिन में ये कॉर्पस लूटियम है ना और ये सेकेंडरी oocyte जो है वो अगर 2 से 3 दिन के अंदर एक स्पर्म आ गया और दोनों के बीच मिलन हो गया, तो इस मोमेंट पे जैसे ही स्पर्म का जो डीएनए है इसको बड़ा बनाता है ये, और ये जो स्पर्म का डीएनए है ना, वो जैसे ही डीएनए इसके अंदर जाता है उसी मोमेंट पे, उसी टाइम पे ये अंदर ही अंदर डिवाइड हो जाता है एक ओवम में और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी में। कब? जब स्पर्म का मटेरियल अंदर जाएगा तभी, उससे पहले नहीं। जैसे ही अंदर गया उस टाइम पर ये सेकेंडरी पोलर बॉडी फिर डीजनरेट हो जाता है और ये फिर ओवम जो है, जब स्पर्म आया तभी वो ओवम बनता है, स्पर्म अगर नहीं आया तो वो ओवम कभी बनेगा ही नहीं। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ ओवम कभी था ही नहीं, ये कभी ओवम था ही नहीं, जो हम लोग पढ़ते हैं हमेशा। ये हमेशा से हम लोग इसको बोलना चाहिए कि ये oocyte है, और हम लोग बोलते भी है, बहुत सारी जगह लिखा रहता है कि ये oocyte है, सेकेंडरी नहीं बोलते बट oocyte ही बोलते हैं इन चीज़ों को। यहाँ पर ये जो है ना, ये है ओवम, और यहाँ पर आया स्पर्म का डीएनए, और जो भी है ओवम का डीएनए स्पर्म का डीएनए बन के एम्ब्रायो बनेगा। तो ये चीज़ को एकदम ध्यान रखना। तो इस चीज़ से हमको क्या सीख मिल रहा है, इस कहानी से हमको एक सीख मिल रहा है कि जैसे स्पर्म में एक स्पर्मेटोगोनियम, क्या था वो, स्पर्मेटोगोनियम जो है वो 4 स्पर्म बनाता है, यहाँ पर एक प्राइमरी oocyte एक ही ओवम बना रही है। इसी वजह से, और वो भी कब, ये बन नहीं रहा बॉडी में, ये ऑलरेडी बना बनाया स्टोर है, बैंक में स्टोर है, नया नहीं बन रहा। उस स्टोर में से हज़ार 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 करके निकल रहा है हर महीने, और उसमें से एक ही बन रहा है। तो ये प्रोसेस अब समझ में आया होगा। अब नीचे पढ़ते हैं। एक ओगोनियम गिव राइज टू 1 ओवम एंड 3 पोलर बॉडीज़, जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है जो किसी काम का नहीं है, डीजनरेट हो जाता है। जो oogonia है वो स्टार्ट करता है 8 वीक ऑफ इंट्रायूटेरल लाइफ में, और उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमोडियल फॉलिकल, जो कि 6 से 7 मिलियन होता है 20 वीक ऑफ इंट्रायूटेरल लाइफ, 1 to 2 मिलियन होता है बर्थ में, लेकिन फिर 3 से 4 लाख तक ही बचता है प्यूबर्टी में। और वो प्यूबर्टी में जैसे ही पहुंचता है वैसे ही प्राइमरी oocyte रिलीज एवरी मंथ, समझ रहे हो, ये प्राइमरी oocyte वो हर महीने निकलता है। तो ये 3 से 4 लाख है प्राइमरी oocyte, ठीक है। 1 oocyte रिलीज एवरी मंथ। oocyte जो है वो 3 से 4 लाख जो है वो ये है, फॉलिकल है, याद रखना। उसमें से फिर 1000 में से फिर एंट्रम, उसमें से फिर एक एंट्रम, वो एक एंट्रम, फिर प्राइमरी oocyte बनता है, जो भी है उतना उतना नहीं जाना है डीप में। फिर ये चीज़ याद रखो कि प्रोफेज़ 1 में जो है ना, म्योटिक 1 जो फर्स्ट म्योसिस था, ये वाला ये होता है प्रोफेज़ 1 में, ठीक है। और जो मैंने यहाँ कहा गया, वो मिटा गया क्या, वो जो मैंने बोला था ना कि स्पर्म जो है वो अंदर जब घुसता है सेकेंडरी oocyte के, उस टाइम पे फिर यहाँ पर जो है वो ये होता है, क्या बोलते हैं, ओवम बनता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है। तो इसके बीच में होता है म्योसिस 2, और वो म्योसिस 2 का भी एक होता है, देख, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 4 फेजेस होते हैं।
तो मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 होता है, ये याद रखना, मेटाफेज 2 मियोसिस 2 का। इसमें एनाफेज और टेलोफेज 2 पहुंचता ही नहीं है, मेटाफेज 2 होता है। तो वो लिखा होगा, हाँ, मियोसिस 1 कंप्लीटेड एट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन का मतलब कि जब ये हुआ, फूटा। तो हाँ, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। उसके बाद मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, और वो रिलीज़ होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जब वो LH सर्ज होने के बाद जो वो फूटता है, वो जो फॉलिकल बनता है, कॉर्पस लुटियम और वो सेकेंडरी oocyte। फिर सेकेंडरी oocyte जो है वो मेटाफेज 2 में अरेस्टेड हो जाती है। हाँ, मेटाफेज 2 में अरेस्टेड रहता है, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तब वो सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम रिलीज होता है अंदर। ठीक है, दो चीज़ें होती है, जब वो स्पर्म का DNA अंदर आता है तब फर्टिलाइज होने पे। ये थोड़ा अवगढ़ है, एक दो बार फिर से वीडियो को सुन ले, समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर oocyte इज प्रोटेक्टेड बाय ग्रैनुलोसा सेल एंड दोज नॉट, हाँ ठीक है, वो छोड़। उसके बाद हाँ, ये वही है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी पढ़ा है। प्राइमरी फॉलिकल होता है, फिर बड़ा होता है, फिर फॉलिकुलर सेल होता है, फिर मैच्योर फॉलिकल होता है। उसके बाद फिर वो फूटता है, फूटने के बाद फिर ओव्यूलेशन होता है तो एक एग निकलता है, फिर कॉर्पस लुटियम बनता है, एम्प्टी फॉलिकल, कॉर्पस लुटियम रिग्रेस करता है अगर 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 फर्टिलाइजेशन ना हो तो, तभी रिग्रेस करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ये वाला एक चीज़ है। ओके लिसन, फ़ोटो तो मेरे से अच्छा बनेगा नहीं, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा फ़ोटो अच्छा बनाने का। ये है ना, ये वाला, ये सर्विक्स है। ओके, ये सर्विक्स है जो होता है, और ये वाला वजाइना है, वजाइना। ठीक है, तो जब इजाकुलेशन होता है ना, इजाकुलेशन होने के बाद स्पर्म जो है, जो भी स्पर्म जाता है, वो स्पर्म डायरेक्टली ऐसे करके डायरेक्टली जाके सीधा फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ पर वो ओवरी बैठा हुआ है, सीधा जाकर ऐसे नहीं जाता। वो क्या होता है ना कि जब इजैकुलेट होता है, ठीक है, ये अभी थोड़ा समझो इस चीज़ को, मैं भी उतना क्लियर नहीं अभी ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल पाऊँगा, ट्राई करो समझने का। जब इजैकुलेट होता है ना, तो इजैकुलेट होने के बाद ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, रुक चेंज करते कलर, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो खोपचा वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसको फॉर्निक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इजैकुलेट होने के बाद ना जो स्पर्म है ना, वो इस जगह पर जाके, मतलब इजैकुलेट जब होता है ना, तो स्पर्म डायरेक्टली सर्विक्स को क्रॉस करते हुए नहीं जाती है। स्पर्म जो है वो यहाँ पर इस एरिया में जाके जमा होता है। उसके बाद फिर जो है बाहर निकाल देते हैं पेनिस वगैरह वो सब, बट यहाँ से फिर 2 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है, सीधा स्पर्म भर 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 भाग 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 करके सीधा मोटिलिटी लेके यहाँ पर रेस चालू होता है, जो वो 3 इडियट्स में बोला था ना, लाइफ इज़ अ रेस। तो उसमें दिखाते कि सब स्पर्म्स भाग रहे, वो इजैकुलेशन के टाइम पे नहीं भाग रहे, वो यहाँ पर पहले इजैकुलेट होकर यहाँ रुकते, देन यहाँ से 2 मिनट के अंदर अंदर उनके एम्पुला में पहुँचना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था कि कितना टाइम लगता है पोस्टीरियर फॉर्निक्स से पहुंचने में। तो ये 2 मिनट क्या है ना, वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही, मतलब कुछ ज़्यादा ही ऐसा कॉमन सेंस भी लगाते तो अपने को लगता है कि 2 मिनट कुछ ज़्यादा ही कम है, थोड़ा सा तो टाइम लगता होगा, एटलीस्ट 2 घंटा, एटलीस्ट 20 मिनट ऐसा लगता होगा। तो मेरा गलत हुआ था, 2 मिनट होता है, मैंने 2 मिनट नहीं, मैंने 2 घंटा मारा था, मेरा गलत हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आता है। देन कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, कैपेसिटेशन का मतलब हो गया कि पोटेंशियल टू फर्टिलाइज द oocyte एंड टेक प्लेस द सर्वाइकल म्यूकस एंड प्रॉक्सिमल फेलोपियन ट्यूब। प्रॉक्सिमल फेलोपियन ट्यूब में जाके ये होता है, प्रॉक्सिमल मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, जो फेलोपियन ट्यूब है ना, एकदम ऐसे प्रॉक्सिमल में, एम्पुला वाले एरिया में। ओके, कैपेसिटाइजेशन जो है मतलब कि एबिलिटी ऑफ वन स्पर्म टू फर्टिलाइज द सेकेंडरी oocyte, टेक्निकली अगर बोले तो उस कैपिटाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, तो स्पर्म का जो हेड होता है वो पिघलता है, और वहाँ पर एक्रोजोम्स होते हैं।
वो एक्रोसोम जो है वो क्या करता है, जो ओवरी है, ओवरी नहीं, सेकेंडरी ओसाइड है, उसका जो वॉल है उसको पिघलाता। और ये भी एक्रोमेल जो कैप है वो कैप भी खुल जाता है, ये भी पिघल जाता है, तो अंदर का जो मटेरियल है वो सीधा इसके अंदर डायरेक्ट। तो वो कैसे होता, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयरन होता है। और ये टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन, अरे ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, अरे ये एमसीक्यू डायरेक्ट क्वेश्चन था, पीवाईक्यू नॉट एमसीक्यू, ये पीवाईक्यू है, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ड्यूरिंग कैप्सेटाइजेशन। 4 ऑप्शन थे, उसमें से ये वाला एक ऑप्शन था और मेरा गलत हुआ था। जो गलत होता है ना वो ज़्यादा याद रहता है। तो ओके, तो ये कैप्सेटाइजेशन में ना 2 रिएक्शंस होते हैं, एक एक्रोमोल रिएक्शन होता है, एक कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। तो अब ये एक्रोमल रिएक्शन और कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है। एक्रोमल रिएक्शन का मतलब जो एक्रोमल कैप है, जो स्पर्म का जो कैप होता है टोपी, वो कैप जो है वो टूट जाता है और टूटने के बाद फिर वो एक्रोसिन रिलीज़ करता है, जो क्या करता है कि जो जोना पेलुसिडा होता है oocyte का, मतलब oocyte का जो कवर होता है वो कवर को पिघला देता है। तो पिघलाने से क्या हो गया कि अब क्या हो गया, oocyte जो है ना, ऐसे सोच, ये oocyte है, ये पिघल चुका है ये कवर, और स्पर्म का भी जो कैप है वो ये हो चुका है, स्पर्म का जो कैप था वो भी पिघल चुका है। तो अब जो ये डीएनए सीधा यहाँ से यहाँ घुस जाएगा और ये टेल है वो बाहर ही रह जाएगा। और ये हो गया, लेकिन अब एक बात सोचो कि अब तो ये तो दरवाज़ा खुला हुआ है, तो अब इसको तो बंद करना पड़ेगा ना, वरना दूसरा स्पर्म भी आगे घुस जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। जैसे ही ये जो डीएनए का मटेरियल है स्पर्म का, वो जैसे ही अंदर घुसता है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो है लेयर, ये फिर से लेयर बन जाता है वापस, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल। जब वन स्पर्म इनसाइड घुसता है तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज करता है पेरीविटलिन स्पेस, रिलीज इन पेरीविटलिन स्पेस, जो oocyte को इम्परमिएबल बना देता है फिर से, मतलब oocyte का फिर से दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो 2 रिएक्शन है, एक्रोमल रिएक्शन दरवाज़ा खोलने के लिए और कॉर्टिकल रिएक्शन दरवाज़ा बंद करने के लिए। अब यहाँ पर ना मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ठीक है, ये आउट ऑफ द सिलेबस है। मूवीज़ में या फिर नॉर्मली हम लोग को क्या मतलब बोला जाता है कि रेस होता है, लाइफ इज़ ए रेस वगैरह, और जो पहला जो फर्स्ट स्पर्म होगा वो जो oocyte को जैसे ही टच करेगा, ये कोई रेस नहीं है ना कि ऐसे रिबन है जाके रिबन को टच करो एंड यू आर फर्स्ट। तो लोगों को क्या लगता है, मुझे भी लगता था कि स्पर्म जैसे ही टच करेगा वैसे ही रिएक्शन होगा, वैसे ही ये घुस जाएगा और बाकी जो पीछे जो स्पर्म्स आ रहे हैं बोलेंगे अरे यार शिट हम हार गए। ऐसा नहीं होता। जो oocyte होता है ना, ये oocyte डिसाइड करता है कि वो कौन से स्पर्म को अंदर लेगा, क्योंकि पहुंचने टाइम पे सब लोग एकदम मिली सेकेंड के टाइम पे ही पहुंचते हैं। तो oocyte में ना एक रिसेप्टर होता है, तो अब जो स्पर्म जो है वो एग्जैक्ट उस रिसेप्टर के पास ही आया, तो जैसे 2 आए, दोनों के आने के बाद ना वो रिसेप्टर चूज़ करेगा कि किसको अलाउ करना है। तो वो रिसेप्टर के साथ पहले इसका ये होगा, कनेक्शन होगा। वो कनेक्शन होने के बाद फिर वो रिसेप्टर क्या करेगा, वो देखेगा ना कि ये वाला जो स्पर्म है वो इस साइड से है, राइट साइड से, तो वो राइट साइड वाला एरिया को ये करेगा, खोलेगा। या जो स्पर्म जैसे ही रिसेप्टर में गया और इस रिसेप्टर ने स्पर्म को बोला कि हाँ ठीक है, ये ठीक है, तो फिर ये जो जोना पेलुसिडा है वो इस तरफ वाला जोना पेलुसिडा के साथ उसका एक्रोमिल रिएक्शन होगा, और तब तक ये वाला स्पर्म तब तक ट्राई करेगा क्योंकि डालू, और बाकी जो है ना वो लोग फालतू में बिना मतलब के जोना पेलुसिडा को जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनका होने वाला है नहीं, बिकॉज उनको पहले एक रिसेप्टर के साथ जुड़ना पड़ेगा। रिसेप्टर हाँ बोलेगा, फिर उसके बाद फिर उसका जो ये लेयर है वो खुलेगा, फिर उसके बाद जो है ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर जाएगा, और तब तक ये लोग यहाँ पर जो भी करने करते रहो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही है कि पहला जो पहुँचे वैसा ज़रूरी नहीं है कि पहला पहुँचेगा तो ही होगा, वो रिसेप्टर के साथ ना जगह होना, वो रिसेप्टर के साथ जो है उसका कनेक्शन होना चाहिए, उसके बाद ही वो अंदर जाएगा। टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय लेडिक सेल, ओके, ये वाला फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एल एच ने क्या बनाया, टेस्टोस्टेरोन प्लस FSH कहाँ, सर्टोली सेल में एक्ट करेगा जो स्पर्म बनाएगा, और ये LH कहाँ एक्ट करता है, लेडिक में। तो अब क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, टेस्टोस्टेरोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय सर्टोली ना, because testosterone and FSH is acting on Sertoli to make sperm, but LH
which is secreted by the Leydig cell, no sorry, LH, which is acting on the Leydig cell, is forming testosterone, which is acting on Sertoli cell with the help of FSH, right? तो यहाँ पर Leydig cell होगा, Sertoli cell नहीं होगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है, थीका ल्यूटिन सेल्स। ये तो भाई यूसाइट में होता है ना, जो अभी अपन ने पढ़ा ना, बड़ा वाला एंट्रम बनेगा, फिर उसके बाद फिर ये अगर एंट्रम बन गया तो यहाँ पर थ्यूकाल्यूसिन सिस्ट सेल्स होंगे जो एंड्रोजन बनाएगा, एंड्रोजन जाएगा, एंड्रोजन जाने के बाद ये एंड्रोजन ईस्ट्रोजन बनाएगा, ईस्ट्रोजन फिर जाएगा पिट्यूटरी में, नेगेटिव फीडबैक करेगा, फिर LH आएगा। तो यही होता है, ये जो एरिया है ना, जो बाकी वाले जो एंट्रम्स जो नहीं बड़े हुए वो थ्यूकाल्यूटिन सेल्स बना लेते हैं। और ग्रेनुलोसा सेल तो पता ही है क्या ही बोलने का उसका। उसके बाद फिर दूसरा है सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, वो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, ये याद रखना पड़ेगा। हो गया, यही था आज का अभी का गैमेटोजेनेसिस का चैप्टर। थोड़ा सा बड़ा हुआ बट इम्पोर्टेंट था समझने के लिए। इस गैमेटोजेनेसिस के साथ फिर वो बाकी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। एंड मुलेरियन एज एबनॉर्मलिटी फिर करेंगे, फिर करते कुछ नया टॉपिक। बाय बाय।